हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। इससे पहले हम मैथ, ईवीएस और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देख सकते हैं। इसमें हम हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे एग्जैक्टली तो मतलब 64 के आसपास ही क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम वर्णमाला, संज्ञा और सर्वनाम इन तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो इन तीनों टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो भी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी इस वीडियो से मिल जाएगी। ये क्लास आपके यूपी प्राइमरी, सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट तीनों के लिए यूज़फुल है। तो अगर आप कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। क्वेश्चन फर्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं या कितने व्यंजन हैं, अनुस्वार कौन है, विसर्ग, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जबकि ये बहुत ही छोटी क्लास के क्वेश्चन होते हैं, बट ये होता है कि हमें इतने टाइम से ये नहीं पढ़े होते तो हमसे ये क्वेश्चन ज़्यादातर गलत ही हो जाते हैं। अब ये है, इसमें पूछा है कि कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं। तो कितनी स्वर ध्वनियाँ होती हैं? टोटल 11 होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? ए, आ, ई, ऊ, औ और री, फिर ए आ जाएगा और आई आ जाएगा और ओ और औ। तो इसमें हमें अनुस्वार और विसर्ग को नहीं लेना, ये दोनों अलग ध्वनियाँ होती हैं। केवल अगर हमसे जब पूछा जाता है कि स्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं तो हमें केवल ये 11 ही लेनी होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से दंत्य व्यंजन हैं। तो अब ये पूरे 5 टाइप के होते हैं। एक तो कंठ वाला व्यंजन, एक तालु, एक मूर्धा, एक दंत है और एक ओष्ठ है। तो अब कंठ वाला इसमें से हम सारे पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चंस में आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। कंठ वाले में कौन से होंगे? हमारा जो कै वर्ग होता है। कै वर्ग मतलब हर एक वर्ग में 5-5 होते हैं। तो कै, खे, गे, घेड़ है, इस टाइप से। फिर हमें वर्ग याद रखेंगे तो आगे का हम खुद ही पढ़ सकते हैं। तो सिंपल याद रखना है, कंठ का कै होता है तो उससे कै वर्ग याद रखेंगे। तालु का कौन सा वर्ग होता है? चै वर्ग। फिर उसके बाद आएगा मूर्धा। मूर्धा का कौन सा वर्ग होता है? टै वर्ग। नेक्स्ट दंत्य। दंत्य से कौन सा याद रखना है? तै वर्ग। और दंत्य को ऐसे भी याद रख सकते हैं, दंत्य में दै स्टार्ट होता है, तै वर्ग में भी दै ही आता है। ओष्ठ में आ जाएंगे हमारे जो होठ की सहायता से बोले जाते हैं, ओष्ठ में आ जाएंगे पै वर्ग। तो हमारे 4 हो गए। कंठ वर्ग में कै वर्ग, तालु में आ जाएगा चै वर्ग, मूर्धा में टै, दंत में तै और ओष्ठ में पै। अब यहाँ पर पूछा गया है हमसे दंत्य व्यंजन कौन सा है। तो कै कौन सा है? ये तो कंठ है, ठीक है, ये तो हट जाएगा। नेक्स्ट है पै। पै कौन सा है? ओष्ठ है, ये भी हट जाएगा हमारा। नेक्स्ट है तै। तै बिल्कुल ठीक है, ये कैसा है? दंत्य व्यंजन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, देवनागरी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ मानी गई हैं? तो देवनागरी जो वर्णमाला है उसमें बताना है हमें कितनी टोटल ध्वनियाँ मानी गई हैं। तो इसमें टोटल 52 ध्वनियाँ मानी गई हैं, जिसमें कि 11 तो अभी हमारे पढ़ लिए हमने, स्वर हो गए, और 41 जो हैं वो व्यंजन हो जाएंगे। तो टोटल हो जाएंगे 52। आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 6 का निर्माण किन 2 ध्वनियों के संयोग से होता है? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के संयोग से होता है। तो जैसे कि 6 से छत्री है, तो ये किस किस से मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है कै और शय से। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, देवनागरी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन है। तो वर्गीय व्यंजन कितने हैं ये बताना है हमको। तो वर्गीय व्यंजन मतलब जैसे कि कै वर्ग, फिर चै वर्ग, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट वाला टै वर्ग, फिर तै वर्ग, फिर पै वर्ग। तो वर्गीय ये होंगे, केवल ये 5 वर्ग होते हैं मेन जो होते हैं। तो इनमें हर एक में हमारे 5-5 होते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 25। तो वर्गीय व्यंजन अगर हमसे पूछे जाएंगे तो ये होंगे ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट है, 6 किस प्रकार का व्यंजन है? अभी हमने पढ़ा कि 6 किस प्रकार का व्यंजन होता है? संयुक्त व्यंजन होता है जो कि कै और शय से मिलकर बना होता है। कौन सी ध्वनि स्वर नहीं है? अभी हमने जब 11 स्वर पढ़े थे तो उसमें ए भी था, री भी था, ए भी था। लेकिन जो अंग होता है, अंग से अंगूर, ये
ध्वनि स्वर नहीं होती है, ये क्या होती है हमारी अनुस्वार, तो इसे हमें स्वर में काउंट नहीं करना है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कौन सा व्यंजन महाप्राण है। अब दो प्रकार के होते हैं, एक तो महाप्राण होते हैं और एक अल्प प्राण होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, मतलब कम वायु निकलती है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा अल्प प्राण हो जाएगा, और जिनमें अधिक वायु की आवश्यकता होती है वो हो जाएंगे हमारे महाप्राण। अब हमें ये याद कैसे रखना है कि कौन से ऐसे होते हैं और कौन से नहीं। तो अल्प प्राण को अगर हम देखें तो ये कौन से होते हैं, जो हमने 5 वर्ग पढ़े थे, उन पांचों वर्ग का थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर और फिफ्थ लेटर, मतलब जैसे अगर हमने कै वर्ग ले लिया तो कै और गे और रै, तो ये जो होंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, याद रखना है कि ऑड नंबर्स होंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे अल्प प्राण। और अब बचे कौन से हमारे सेकंड और फोर्थ बचे, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे महाप्राण। तो महाप्राण इनमें से पूछा है कौन से होंगे, तो कै जो है ये तो अल्प प्राण है, अभी हमने पढ़ लिया। गे भी अल्प प्राण है, और चे भी फर्स्ट होता है, ये भी अल्प प्राण है, और ये घे जो है ये क्या हो जाएगा हमारा महाप्राण, ऑप्शन बी। इनमें से अनुनासिक ध्वनि किन शब्द में से है। अब हमें पता होना चाहिए कि अनुनासिक ध्वनि होती कौन सी है। एक तो होती है हमारी अनुनासिक और एक होता है अनुस्वार। अभी हमने पढ़ा था अनुस्वार कौन सा होता है, अनुस्वार होता है हमारा अंकी बिंदी, ठीक है, और जो अनुनासिक होती है वो क्या होता है हमारा चंद्र बिंदु। तो अनुनासिक इसमें पूछा है तो किसमें चंद्र बिंदु यूज हो रहा है, अंधेरा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, वे, बे, बकरी, वहां। तो हमारा बे ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये सही वर्ड हमारा वे लिखा हुआ है, बकरी में ये बै आएगा और वहां में वे आएगा, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इनमें से सगोश व्यंजन नहीं है। बताना है हमें कि सगोश व्यंजन कौन सा नहीं है। इनमें से सगोश व्यंजन नहीं है। अब दो टाइप के और होते हैं जो हमने प्राण वाले व्यंजन पढ़े थे, अल्प प्राण और महाप्राण, वो किसके आधार पर होते हैं, प्राण के आधार पर। अगर हम स्वर तंत्रियों के आधार पर देखें तो दो टाइप के और होते हैं, एक तो सघोष होता है और एक अघोष होता है। अब इसे कैसे याद रखना है, जिन व्यंजन, इसमें हम नॉर्मल याद रख सकते हैं कि सघोष और अघोष में, जैसे कि अल्प प्राण और महाप्राण में था कि अल्प प्राण में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ होता है और महाप्राण में हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। इसी टाइप से सघोष में तो हो जाएंगे हमारे लास्ट के 3, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और अघोष में हमारे आ जाएंगे फर्स्ट और सेकंड। तो अघोष में शुरू के 2 आएंगे और लास्ट के 3 आएंगे सघोष में, तो कै हमारा हो जाएगा। इसमें पूछा है हमसे सघोष व्यंजन नहीं है, तो सघोष व्यंजन नहीं है मतलब कौन सा बताना है हमें, अघोष कौन सा है। तो अघोष कौन सा होगा, पहला और दूसरा, तो कै हो जाएगा। घे जो है वो कौन से नंबर का है हमारा, चौथा, तो ये हो जाएगा सघोष। घे भी तीसरा, ये भी हमारा सघोष हो जाएगा। ऐसे ही सेम बै जो है ये भी सघोष हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड नंबर का है, तो फर्स्ट नंबर का हो जाएगा कै जो कि अघोष होगा। नेक्स्ट है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो कौन सा सही टाइप से लिखा गया है ये बताना। ऋषि लिखा गया तो ऋषि कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अंश और अंश का शब्द युग्म का अर्थ क्या है, तो इनका सही अर्थ क्या है। अगर हमें एक का भी पता होगा तो हम इजीली कर सकते हैं। तो जो अंश, जैसे कि हमने मैथ में पढ़ा होता है अंश और हर, तो अंश का मतलब हमें पता होता है कि उसमें क्या होता है, अंश का मतलब भाग, और अंश जो होता है उसका मतलब क्या होता है, कंधा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अनुस्वार को किस वर्ग में रखेंगे। अब हमने बताया था कि जो स्वर होते हैं वो तो हमने 11 कर लिए, व्यंजन भी अलग हमने कर लिए, लेकिन व्यंजन कर लिए हमने 41, तो अब ये है अनुस्वार को हम कौन से वर्ग में रखेंगे। तो अनुस्वार को हमेशा जो है वो व्यंजन वर्ग में ही रखा जाता है। अनुस्वार, विसर्ग ये दोनों व्यंजन ध्वनियों में ही काउंट की जाती हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है री किस प्रकार का स्वर है, तो जो री होता है वो किस टाइप का स्वर है ये बताना है। संवृत, पश्च या हर्ष या फिर सभी। तो इसमें आ जाएगा कि जो री होता है वो संवृत स्वर भी होता है, पश्च भी होता है, हर्ष भी होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अब देखते हैं कि संवृत स्वर में कौन कौन से आते हैं। संवृत स्वर में आते हैं हमारे ई, ऊ, औ और री। तो
तो इनमें हमारा री आ गया। फिर नेक्स्ट है पश, तो पश स्वर में हमारा आता है ऊ, औ, री, ओ, औ और आ, तो इसमें भी हमारा री आ गया। नेक्स्ट है हश्व स्वर, हश्व स्वर में हमारे आते हैं आ, ई, ए और ये ऊ और री, तो हमारा इसमें भी री आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट है ये वर्ड दो ध्वनियों के मिलने से बना है, तो ये संयुक्त वर्ण हमें बताना है क्या कि ये किन ध्वनियों के मिलने से बना हुआ है, तो ये मिलकर बना हुआ है जय और इया, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सा स्वर अर्ध समृद्ध नहीं है, इसमें नेक्स्ट है कौन सा स्वर अर्ध समृद्ध है। अब अर्ध समृद्ध कौन सा है, इससे पहले हमने समृद्ध देख लिया था, तो अर्ध समृद्ध में आते हैं केवल ए और ओ, तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा है, तो ये औ भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन सी ओ, ड़। नेक्स्ट है ऋ किस प्रकार का व्यंजन है, अयोगवाह, उच्छिप्त, संयुक्त और स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श में जो आता है हमारा वो कै वर्ग का ये वाला आता है, जिसमें जिसको हम न बोलते हैं और अंक की बिंदी हमारी ये साइड में होती है, लेकिन यहाँ पर है ये नीचे वाला, तो ऋ और ऐसे ही ढ के नीचे अगर जब नीचे बिंदी होती है तो इन दोनों व्यंजनों को क्या कहा जाता है, उच्छिप्त व्यंजन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है, समृद्ध स्वर, अर्घ स्वर, दीर्घ स्वर या सभी, तो अब समृद्ध स्वर में देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से आते हैं, तो ई, आई, ऊ, औ और री, तो इसमें हमारी ई आई रही है, तो ये तो समृद्ध स्वर तो होगा ही। अग्र स्वर में भी ई, आई, ए और आई, तो इसमें भी ई आ गया। अब नेक्स्ट है दीर्घ स्वर में भी आ, इसमें बड़े वाले आएंगे और हर्ष में छोटे वाले आई और औ, तो इसमें भी आ रहा है, तो ये तीनों ही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट है इनमें से मूर्धन्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन इनमें से कौन से होंगे हमें ये बताने हैं, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से थे जो ट वर्ग के होते हैं, तो ट, ठ, ड, ढ और न, तो इनमें से हमारे ये तीनों ही लास्ट के आ रहे हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो एक तो प्राचीन मान्यता के अनुसार होते हैं और एक आधुनिक मान्यता के अनुसार, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राचीन मान्यता के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, और आधुनिक मान्यता के आधार पर 3 प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और केवल भाववाचक, तो इसमें पूछा प्राचीन मान्यता के अनुसार आ जाएगा ऑप्शन बी, और ऐसी सेम नेक्स्ट में आधुनिक मान्यता के अनुसार पूछा है तो आ जाएगा ऑप्शन डी 3। जो संज्ञाएं किसी एक प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध करती हैं वे कहलाती हैं, जो किसी एक सभी प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती हैं तो उनको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जैसे किताब, कोई भी जानवर का नाम, इस टाइप से। नेक्स्ट है मानव किस प्रकार की संज्ञा है, तो जो मानव है वो किस टाइप की संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो एक जाति का बोध करा रही है। अगर किसी स्पेशल किसी पर्सन का नेम दिया होता तो होता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती है उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। लड़की गा रही है, लड़की किस प्रकार की संज्ञा है, तो जो लड़की गा रही है वो किस टाइप की हो जाएगी, जातिवाचक, और अगर लड़की का नाम होता तो होती हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से गुण दशा का बोध होता है, जिससे गुण और दशा का बोध होता है उसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे क्रोध, मिठास, बचपन। नेक्स्ट है मिठास, मिठास शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, मिठास है भाववाचक संज्ञा जिससे गुण या किसी की दशा का बोध होता है। नेक्स्ट है जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह, जिससे समूह का बोध होगा तो उसके नाम से ही पता चल जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है सभा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, तो सभा जो है वो लोगों की ग्रुप होता है, तो इसमें हमारा आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द्रव्य का बोध कराने वाली संज्ञा, तो द्रव्य का बोध कराने वाली हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा है, तो इनमें से भाववाचक संज्ञा जो है वो हो जाएगा क्रोध, ऑप्शन ए।
व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा नाम, तो इसमें है नाम केवल राधा, लड़की जो है वो जातिवाचक होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन ए राधा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखना है तो गाय जो है वो भी बहुत सारी होती है, तो जातिवाचक में आएगा, पहाड़ भी और आम भी, तो जो यमुना है ये नदी का नाम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो बालक भी है, मनुष्य भी है इसमें, और जवान भी है, लेकिन जो सुंदर है ये आ जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर जो है वो एक विशेषण होता है, और अगर सुंदरता लिखा होगा तो वो आ जाएगी भाववाचक संज्ञा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें से भाववाचक संज्ञा बतानी है कौन सी नहीं है। चतुराई भी है, उतराई भी है, लड़ाई भी है, लेकिन जो मिठाई है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा में आएगा मिठास। जातिवाचक संज्ञा बताइए, तो इनमें से जो जातिवाचक संज्ञा है वो आ जाएगा लड़का, और जो सेना है वो हो जाएगा समूहवाचक, श्याम व्यक्तिवाचक और दुख भाववाचक। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में आ जाएगी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन, तो जो इसमें सही वर्ड लिखा हुआ है वो हो जाएगा लड़कपन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इनमें से क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, तो इनमें से जो संज्ञा है वो क्रोध होगा, जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है सर्वनामों की कुल संख्या है। तो सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, ये सब। अब इनकी जो संज्ञा है वो संख्या 6 होती है, 6 प्रकार के होते हैं। एक तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, आंसर हमारा ये 6 ही होगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है? सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति मतलब उसकी रिपीटेशन को रोकता है, सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, उसका अपना लिंग वचन होता है, उसके बिना भी वाक्य सुंदर हो सकते हैं। तो इसमें से जो सही आएगा ये कि संज्ञा सर्वनाम जो है वो संज्ञा की रिपीटेशन को रोकता है, ऑप्शन ए। इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक जो भी कोई मनुष्य है वो अपने स्वयं के लिए अगर यूज करता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे, जैसे आप, स्वयं, खुद, इस टाइप के वर्ड। तो यह है कि वह आप खा लेता है, मतलब वह अपने आप खा लेता है, तो वो अपने लिए बोल रहा है। आप क्या क्या खाते हैं, तो ये दूसरे से पूछ रहा है, बेशक वर्ड आप है लेकिन वो दूसरे के लिए पूछ रहा है। आजकल आप कहाँ रहते हैं, ये भी दूसरे से पूछ रहा है, तो आंसर होगा कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, एक तो उत्तम और एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। नेक्स्ट है किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको यह काम करना है, तो ये तो है नहीं। वह पढ़ता लिखता है ना, तो ये भी नहीं है। आप कहाँ रहते हैं, ये ठीक है। वह वहाँ कौन पढ़ रहा था, इसमें जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी और डी दोनों ही होंगे। आप कहाँ रहते हैं भी और वहाँ कौन पढ़ रहा था, ये भी। नेक्स्ट है कौन का प्रयोग किसके लिए होता है? सजीवों के लिए, निर्जीवों के लिए या दोनों के लिए या फिर कोई नहीं। तो जो कौन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे हु यूज करते हैं, तो जो कौन का प्रयोग है वो हमेशा सजीवों के लिए होता है, और जैसे विच आ जाता है तो वो होता है निर्जीवों के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो अनिश्चयवाचक जिसमें कोई चीज निश्चित ना हो उसका हमें बताना है कि कौन सा है। उन्हें कुछ दे दो, तो ये तो निश्चित है नहीं। कौन ऐसा कहता है, ये भी नहीं है। अभिनव इधर आया था, वह खाकर सो गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा उन्हें कुछ दे दो। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कौन प्रश्नवाचक है, क्या भी और कैसे भी, तो ये आ जाएगा कुछ। सर्वनाम पद डैश के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम पद जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी, अविकारी, अव्यय या तीनों। तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो विकारी और अविकारी। विकारी में आते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और इस टाइप के, और जो हमारे क्रिया विशेषण से आगे के हैं जिन पर लिंग वचन
किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता तो वो होते हैं अविकारी। तो सर्वनाम जो आता है वो विकारी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जिसका, किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? तो ये जो जिसका है वो किसका होता है? जो का। इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है? जिससे किसी का संबंध बताया जाए उसमें बताना है कि हमें कौन सा प्रयोग हुआ है। वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है। वह घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। वह पता नहीं क्या चाहता है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो ये जो संबंधवाचक है ऑप्शन डी होगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। नेक्स्ट है आप कहाँ जा रहे थे? इस वाक्य में आप क्या है? तो आप कहाँ जा रहे थे इस वाक्य में आ जाएगा यहाँ पर निजवाचक होता अगर वो अपने लिए कह रहा होता, लेकिन वो दूसरे से पूछ रहा है तो यहाँ पर आएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप, अब वो अपने लिए कह रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? संबंधवाचक, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, उसके पास कुछ है, तो ये तो अनिश्चयवाचक है, वह इधर ही आ निकला। तो संबंधवाचक आ जाएगा इसमें जो करेगा सो भरेगा, ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।